अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 है। ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया गया। इसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कोई भी डिफेक्ट पैदा हो जाता है और मैन्युफैक्चरर जो है या दुकानदार रिटेलर जो है वो आपको वारंटी क्लेम नहीं करके दे रहा, तो आप फिर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और अपने जो है ना वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। ये हम इस लॉ को देखेंगे और इसके बाद जो है हम एक सूट फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे इसकी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 25 जो है ना सेक्शन इसके साथ डील करता है, तो ये हम एक ड्राफ्ट करेंगे कंप्लेंट को। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े इसके बता देता हूँ, हम इसको डिटेल से लेक्चर देखेंगे ये पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। तो इसमें इसके प्रोसीजर दो होते हैं कि एक तो हम डीसी के पास लेके जा सकते हैं और एक कंज्यूमर कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं। अब कंज्यूमर कोर्ट के पास जब आपने लेके जाना है तो 15 दिन का पहले आपने लीगल नोटिस भेजना होगा उसको, ठीक है। ये मस्ट है, इसके बगैर जो है ना आप कंप्लेन नहीं भेज सकते। 15 दिन का लीगल नोटिस होगा। तो उसके बाद अगर लीगल नोटिस पे मैटर सॉल्व नहीं होता, इफ़ द मैटर इज़ नॉट रिजॉल्व थ्रू द लीगल नोटिस दैन द कंज्यूमर में फाइल केस बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट विद इन द सब्सिक्वेंट 15 डेज़। इसके आपके पास 30 डेज़ होते हैं जब भी डिफेक्ट पैदा हो जाता है वारंटी को क्लेम। 30 डेज़ आपके पास होते हैं जब डिफेक्ट पैदा हो जाता है। तो पहले 15 दिन जो है आपको लीगल नोटिस के लिए होंगे, अगले 15 दिन में आपने केस फाइल करना होता है, ठीक है। और केस जो है ना आप खुद भी फाइल कर सकते हैं और आप थ्रू लॉयर भी करवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप खुद फाइल कर लें, वरना बेहतर है कि आप लॉयर से करवा लें, क्योंकि फिर लीगल पॉइंट्स जो उसने लॉ पढ़ा हुआ है तो वो ज़रा अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकेगा। जिसने पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा वो सारे पॉइंट्स देख के जाएगा तो ज़रा अच्छा डिफेंड कर लेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप लॉयर को करेंगे, अगर आपके हक़ में फ़ैसला हो जाता है तो आप लॉयर की फ़ीस भी क्लेम कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है ना डिफेंडेंट से आपको लॉयर की फ़ीस भी लेके देगी, ठीक है। एक तो हो गया जी कंज्यूमर कोर्ट के 15 डेज लीगल नोटिस में। अगले 15 दिन में आपने कि अगर वो मैटर रिजॉल्व नहीं था तो अगले 15 दिन में जो है ना आपने फिर केस फाइल करना है। उसके बाद है जी टू होम कंप्लेंट। अगर दूसरा है डीसी के साथ, डीसी के सामने भी जो है ना आप कंप्लेन लेके जा सकते हैं और वो भी सारे प्रोविजंस देखेगा सारे। उसके पास हम डायरेक्ट जा सकते हैं बगैर लीगल नोटिस के, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इसके सेक्शंस वाइज देखते जाते हैं, पूरा हम इसको देखते हैं कि कंज्यूमर है कौन। सेक्शन 2C जो है ना वो इसके साथ इसको बताता है, इसके साथ डील करता है। PCPA पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना ये PCPA इसका नाम है और ये पंजाब के लिए है, सिंध के लिए अलग है, लेकिन नाम बस चेंज सिंध बाकी सारे सूबों के लिए, लेकिन बाकी सारे सेक्शन वगैरह आलमोस्ट तकरीबन सब कुछ सेम है, चाहे सिंध में या जिस आप भी प्रोविंस में, तो बस नाम चेंज है। इसमें PCPA है, उसमें होगा SCPA होगा, सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा, बस इस तरह से है बाकी, ठीक है। अब इसमें यह है कि इसकी कंज्यूमर की डेफिनेशन बता रहा है कि कंज्यूमर है कौन। बाइज और ऑब्टेन्स ऑन लीज एनी प्रोडक्ट फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ सच प्रोडक्ट बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स एनी प्रोडक्ट फॉर रीसेल और इन कमर्शियल वैल्यू, ठीक है। मतलब ये कोई भी आप चीज़ ख़रीदते हैं किसी बदले कंसिडरेशन के बदले में, तो वो जो है ना वो बायर कहलाएगा जिसने चीज़ ख़रीदी हो। रीसेल और कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है ना वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स में इसमें कहते हैं आपने कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस ख़रीदी है, कोई भी मोबाइल ख़रीदा है या कोई सर्विस लाइक कोरियर की सर्विस से आप मुतमईन नहीं हैं तो आप उन पे भी केस कर सकते हैं। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर की फ़ीस पे कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं आप, जो है मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं उन पे भी उन पे भी केस कर सकते हैं। अगर कोई आपको किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको तो आप उनके ख़िलाफ़ भी केस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2D जो है ना वो डैमेजेस के बारे में बताता है कि डैमेज क्या होता है। डैमेज मीन्स ऑल डैमेजेस कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग डैमेज टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड इकोनॉमिक लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी और लॉस ऑफ यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। डैमेज का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस डैमेज हो गई है या उसके ज़रिए जो है ना आपको कोई इकोनॉमिक लॉस हो गया है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आपने ली है, वो जल गई है, उसने साथ शॉर्ट सर्किट भी हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ों का आपको लॉस हो गया। और इस तरह से कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में इलेक्ट्रिसिटी की,
तो उसमें फिर एक चीज़ ख़राब होती है तो दूसरी भी ख़राब हो जाती है, तो इससे से आपको इकोनॉमिक लॉस होता है उसकी डेफिशिएंसी से, तो वो जो है उसको डैमेज कहता है। प्रोडक्ट खुद भी ख़राब होगी तो भी वो होगा प्रोडक्ट इटसेल्फ भी एंड इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आ गई ना तो फिर ये कहेंगे कि ये डैमेज हो गया। उसके बाद जो है ना सेक्शन 4(1) वो कहता है लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब मैन्युफैक्चरर की क्या लायबिलिटी है? मैन्युफैक्चरर भी कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं ना। द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए प्रोडक्ट शैल बी लायबल टू ए कंज्यूमर फॉर डैमेजेस approximately caused by characteristics of the product and render the product defective when such damage arose from a reasonably anticipated use of the product by consumer। जब भी उसने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो उसमें जो है ना डिफेक्ट आ गया है तो उसको जो है ना डैमेज कर देने पड़ेंगे कस्टमर को, कंज्यूमर को। द प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिवली, अब आगे बताता है जी कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव कब होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी जो है ना सेक्शन, इट इज़ अ डिफेक्टिव इन कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन, और सेक्शन 5 में जो बताया कि कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन में कोई डिफेक्ट आ गया, उसके डिज़ाइन में है। अच्छा, उसके बाद अगला आता है कि इट इज़ डिफेक्टिव इन डिज़ाइन एज प्रोवाइडेड सेक्शन 6, प्रोवाइडेड जो सेक्शन 6 में जो डिज़ाइन में कोई डिफेक्ट है। इट इज़ डिफेक्टिव इन एडुकेट वार्निंग, अगर कोई वार्निंग नहीं दी गई तो ये भी लायबिलिटी है उसकी कि वार्निंग क्यों नहीं दी थी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या कुछ हो गया, तो ये भी लायबिलिटी है उसकी। अच्छा, अगली है डी है 2D सब सेक्शन 4 का। वो कहता है इट इज़ डिफेक्टिव बिकॉज डज नॉट कन्फर्म द एक्सप्रेस वारंटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये भी लायबिलिटी है उसकी कि वो वारंटी भी जो है ना मैन्युफैक्चरर दे, साथ जाहिर करे कि इतनी वारंटी हम दे रहे हैं उसको। और उसके बाद ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है वेयर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज सच दैट डिस्क्लोजर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सपायरी टू द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, द मैन्युफैक्चरर विल डिस्क्लोज द सेम। अब मैन्युफैक्चरर के लिए जो है ना ये ड्यूटी जो है ना डिस्क्लोज़ करना जो है ना, ज़ाहिर करना जो है ना, ये लाजमी है कि वो इंग्रेडिएंट्स लिखे, उसके क्वालिटी लिखे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी लिखे। तो ये सारा कुछ जो है ना लिखना ये उसके लिए लाजमी है। अगर कोई नहीं लिखता तो आप उसके लिए जो है ना कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं कि इसने ये सारा कुछ नहीं लिखा हुआ। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, ये लॉ की खिलाफ वर्जी की हुई है इसने। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 10 है, रिस्ट्रिक्शन दी गई है वेयर द कंज्यूमर हैज़ नॉट सफ़र डैमेज। उसने कोई अगर डैमेज सफ़र नहीं किया हुआ तो वो जो है ना फिर क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है ना फिर लायबल नहीं होगा उसको करने का, कोई भी डैमेज क्लेम करने का। तो अगर लॉस ऑफ यूटिलिटी है तो फिर सिर्फ जो है ना रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन जो है ना, जितनी उसके पैसे बने थे तो वो सिर्फ जो है ना उसको पे कर देगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ डैमेजेस सेक्शन 15 है कि अब देखिए सेक्शन 11 जो है ना, अभी मैंने आपको पहले बता दिया, 10 के बाद जो है ना 11 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन के दोनों अलग कर दिए सेक्शन, और उसके बाद ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर मैं ऊपर ले गया था। ठीक है, उसके बाद ये डैमेजेस का बता दिया था। दूसरा अगला डैमेज है कि वेयर कंज्यूमर हैज़ नॉट सफर्ड एनी डैमेज फ्राम द प्रोविजन ऑफ द सर्विस एक्सेप्ट द लैक ऑफ बेनिफिट। अगर लैक ऑफ बेनिफिट्स के नॉट सफ़र, उसने कोई सफ़र नहीं किया डैमेज फ्राम द प्रोविजन एक्सेप्ट द लैक ऑफ बेनिफिट, मतलब ये है कि अगर वो कहता कोई लेके नहीं जा सकता, कहता है कोई भी कंज्यूमर कि अगर ये मुझे एक प्रोडक्ट दे देता तो मुझे इतना फ़ायदा होना था, इसलिए मुझे प्रोडक्ट नहीं दी तो मैं जो है ना इस अफादियत से महरूम हो गया हूँ, तो ये सफ़र लॉस हो गया। तो इस तरह जो है ना फिर ये नहीं क्लेम कर सकता। द सर्विस प्रोवाइडर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी डैमेज एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द पार्ट देयरऑफ। तो उसने सिर्फ जो रिटर्न कंसिडरेशन दी होगी तो उसके मुताबिक जो है ना वो फिर कर सकता है, कंसिडरेशन के दे सकता है डैमेज, बस उसके अलावा वो कोई डैमेज नहीं देगा। कोई मेंटल एगोनी का जो है ना वो कोई डैमेज नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है तो फिर भी उसको जो है ना इस सारी क्वालिफ़िकेशन जो है ना, कैपेबिलिटीज़ ऑफ क्वालिफ़िकेशन जो है ना प्रोवाइडर को सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में, तो वो उसको देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक कोई चीज़ ख़राब हो जाती है कि ऊपर जो है ना, अब जैसे 13 में हमने देखा था डिफेक्टिव सर्विस दे जाता है। एक बंदा है कोई, घर में हम इलेक्ट्रिसिटी का काम कराते हैं, प्लम्बर का काम कराते हैं 13 में, तो वो अगर डैमेज हो जाता है काम तो सही नहीं किया उसने तो वो क्लेम कर सकता है। और 1 सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 कहता है वेयर द नेचर ऑफ द सर्विस सच एज डिस्प्ले कैपेबिलिटीज और क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स।
इंटेंड फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मटेरियल फॉर द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये है कि जब कोई भी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसकी सर्विस से उसको बताना चाहिए, उसको ज़ाहिर करना पड़ेगा कि कैपेबिलिटीज़ और क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर इसकी वजह से कोई और चीज़ ख़राब हो जाती है तो या फिर कोई भी मसला हो जाता है तो उसको बताना चाहिए कि सारा कुछ ज़ाहिर करना पड़ेगा, उसको सारी ड्यूटीज़ है उसकी डिस्क्लोज़ करना कि सर्विस के बारे में अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ये ना होना कि बाद में वो बताए ना और बाद में कितनी सारी चीज़ें उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ जाएँ। तो ये भी जो है ना लॉ में दिया गया सेक्शन के 16 जो है ना सेक्शन के ज़रिए जो है ना और सब सेक्शन 1 के ज़रिए ना उसको ये सारा कुछ जो है ना ये ज़ाहिर करना पड़ेगा। उसके बाद है जी प्राइसेस टू बी एग्जिबिट एट द बिज़नेस प्लेस। अब ये वही है चीज़, आप नरखनामे लिखे होंगे, देखे होंगे कि आपने दुकान पे बाहर जो है ना आपने सेक्शन 18 के तहत जो है ना ये प्राइस जो है ना चस्पा करनी है अपनी दुकान के बाहर या बिज़नेस प्लेस के बाहर। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, कहना लिखा हुआ है कि अनलेस ए प्राइस कैटलॉग इज़ अवेलेबल फॉर कंज्यूमर इशू टू अ कस्टमर द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर शैल बी डिस्प्ले प्रोमिनेंटली इन द शॉप और डिस्प्ले सेंटर ए नोटिस स्पेसिफाइंग ए रिटेल और होलसेल प्राइस एज अ केस मे बी और वेरी गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल्स इन द शॉप और डिस्प्ले सेंटर। डिस्प्ले सेंटर में और शॉप में ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर को एक वो निर्खनामा जिसको प्राइस कैटलॉग कहते हैं वो उसको लाजमी लिखनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, कहीं पे प्लेस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बिल्कुल छुपा के कहीं एंड पे रखी हो और को पूछना है जी कहाँ भी आपने प्राइस कैटलॉग कहाँ पे है, वो कहीं वो देखें जी वहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे नहीं होगा, आपने सामने लगाना है जहाँ पे सबको नज़र आ रहा हो। तो अगर कोई नहीं लगाता तो उसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं सेक्शन 18 के तहत। उसके बाद है जी रिसीट टू बी इशू टू परचेजर टू द कंज्यूमर। Every manufacturer or trader who sells any goods shall issue the purchaser a receipt, the date of sale, उसमें receipt में क्या लिखा होगा, date, description, the quality of price of the goods, the nature of the address of the seller। ये सारा कुछ जो है ना receipt में उसमें ज़ाहिर करना पड़ेगा। ये section 19 कहता है। तो ये आपको इसकी ये पता होना चाहिए इसके बारे में कि जब भी आप कोई चीज़ लें तो उससे रसीद और वारंटी कार्ड जो है ना आपने लाजमी लेना है, क्योंकि वारंटी कार्ड और रसीद ये दो चीज़ें हैं जिससे आप जाके कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं अपना केस को। अगर इन दोनों में से आपके पास चीज़ नहीं है कोई तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वारंटी अगर 1 साल की है, आगे हम ये ड्राफ्ट में देखेंगे, तो अगर वो आपके पास वारंटी कार्ड नहीं है तो आप किस बेस पे जाके कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं केस को। तो इसलिए आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लेनी है तो उसकी वारंटी कार्ड और जो है ना रिसीट ये दोनों संभाल के रखनी है, ताकि आपको कल अगर कोई जाना पड़ जाए कोर्ट में तो आप ये दोनों चीज़ें लेके जाके क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आपने कोर्ट में जाना है तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक कंप्लेंट आपने राइट करनी है जो वो लेके जाएंगे। उसके बाद एफिडेविट होगा, ID कार्ड कॉपी होगी, लीगल नोटिस की कॉपी होगी, रिसीट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा, रेलेवेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस होगा। जो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोडक्ट इस तरह की है कि उसके कोई एविडेंसरी जो है डॉक्यूमेंट्री चाहिए होंगी, कोई एविडेंस चाहिए उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपके साथ लेके जाने हैं। रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट इन केस ऑफ एविडेंस इज़ नेसेसरी। ये हम आगे चल के इसको देखते हैं, एक सेक्शन है उसमें ये आता है कि अगर कोई चीज़ मोबाइल ख़राब हो गया, डिफेक्ट पैदा ख़राब हो गया, कोर्ट को नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या जो है प्रॉब्लम है, तो फिर कोर्ट जो है ना एक्सपर्ट्स को दे देगी। तो एक्सपर्ट्स जो है ना फिर रिपोर्ट ज़ाहिर करेंगे, बताएंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो वो फिर जो रिपोर्ट है ना वो भी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। देखिए जी एक्सपर्ट ने जो है ना ये इसमें कहा हुआ है, ये एविडेंस है कि बाकी जो है ना ये मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट है, ये कंज्यूमर का फॉल्ट नहीं है, कंज्यूमर की वजह से ख़राब नहीं हुआ। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको लेके जाने हैं, साथ लगाने होंगे। उसके बाद है रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी। अब सेक्शन 20 के तहत जो है ना मैन्युफैक्चरर को ये लाजमी है कि वो रिफ़ंड और जो है ना रिटर्न पॉलिसी जो है ना पहले बता दें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ये उसके लिए जो है ना रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी फॉर द सेलर शैल बी डिस्क्लोज टू द बायर क्लियरली बिफोर द ट्रांजैक्शन इज़ कंप्लीटेड बाय मीन्स ऑफ साइन ऑफ द पॉइंट ऑफ परचेज। पॉइंट ऑफ परचेज के वक्त जो है ना वो सारा कुछ जो है ना पहले साइन करवा ले कंज्यूमर से। ठीक है। उसके बाद इसका अगला सेक्शन 25 है। इसके तहत जो है ना हम केस जो है ना फाइल करते हैं कोर्ट में, फाइलिंग ऑफ क्लेम का, वो आगे हम चल के देखते हैं। अभी आगे सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। इस सेक्शन 28 कहता है इस ए कंज्यूमर वो हैज़ सफर डैमेज और अथॉरिटी इन अदर केसेस शैल बी रिटन नोटिस
कॉल अपॉन ए मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफेक्टिव और फॉल्टी, उसको लीगल नोटिस भेजे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफ़ॉल्टी है, फॉल्ट है इसमें, और द कंडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज प्रोवाइडर इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ही शुड रेमेडी द डिफेक्ट्स ऑफ और गिव डैमेजेस वेयर द कंज्यूमर हैज़ सफर्ड। उसको डैमेज जब क्लेम करता है तो फिर उसको सफ़र करता है क्योंकि डैमेज, तो फिर उसको जो है मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है ना डैमेज पे करे उसको। ए क्लेम बाय द कंज्यूमर और द अथॉरिटी शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर होता है, टोटल टाइम पीरियड है, 15 दिन का लीगल नोटिस और 15 दिन में केस फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है जी सेटलमेंट एट प्री ट्रायल स्टेज। एनी पार्टी टू डिस्प्यूट मे एट द प्री ट्रायल स्टेज मेक फर्म रिटन offer of settlement stating the amount offered for settlement and if he offer accepted by the opposing party the consumer court shall pass an order। अगर दोनों के दरमियान जो है ना सेटलमेंट हो जाता है, दोनों कोर्ट पहले मसालते की ट्राई करेगी, अगर ट्राई नहीं होती, मसालत नहीं होती, फिर आगे केस चलेगा। तो अगर पहले ही ट्राई में मसालत हो जाती है प्री ट्रायल स्टेज में, कोर्ट जब दोनों को मसालते की कोशिश कर रही होती है, तो फिर जो है ना वो सेटलमेंट ऑर्डर जो है ना वो कोर्ट जारी कर देगी। केस मतलब सेटलमेंट कोई छोटी भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं बड़ी हो सकती, लेकिन वो चाहता है कि मुझे और भी जो है ना इसमें क्लेम करना चाहता हूँ मैं और भी चीज़ें, तो फिर वो आगे फिर पूरा प्रोसीजर चलेगा केस का। तो वो प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर ये है कि वो पहले सबसे पहले कोर्ट जो है ना वो एक 15 दिन के जो है ना नोटिस पे उसको कॉपी भेजेगी, फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ क्लेम की कॉपी जो है ना वो डिफेंडेंट को भेजी जाएगी कोर्ट की तरफ से, डायरेक्टिंग टू फाइल हिज रिटर्न स्टेटमेंट, और उसको कहा जाएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर जो आके ना इसको डायरेक्ट किया जाएगा कि 15 दिन के अंदर आके आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें। वेयर डिफेंडेंट ऑन रिसीट ऑफ क्लेम रेफर्ड टू हिम अंडर क्लॉज डिनाइज और डिस्प्यूट ऑल द एलिगेशंस इन द क्लेम और ओमिट्स फेल टू प्रेजेंट हिज केस विद इन द टाइम स्पेसिफाइड द कंज्यूमर कोर्ट विल प्रोसीड द मैनर स्पेसिफाइड है। उसको फिर अगर वो नहीं आता तो 15 दिन के अंदर अंदर तो कोर्ट फिर सेट असाइड कर दे, कोर्ट फिर जो है ना एक्सपर्टी डिक्री जो है ना वो जारी कर देगी। वे द क्लेम एलेज दैट प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव एंड नॉट कन्फर्म द एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स द कंज्यूमर कोर्ट में डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू द एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो अगर वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, जो भी प्रोडक्ट्स जो है ना एलेज किए गए हैं उसमें प्रोडक्ट में जो क्लेम किया गया है तो एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो कोर्ट में डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। फिर वो एविडेंस मंगवाएगी उनसे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एविडेंस कलेक्ट करेगी, तो उसके मुताबिक एक्सपर्ट को जो है ना एविडेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो फिर वो चेक करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है ना इन्वाइटिंग बाय एक्सपर्ट एविडेंस इन दिस रिगार्ड, और उनकी एविडेंस जो है ना कबूल की जाएगी। तो उसके बाद फिर जो है ना पता कोर्ट को देखेगी कि जो है ना ये इसमें क्या फ़ॉल्ट था, कि वाकई कंज्यूमर ठीक कह रहा है, कंज्यूमर का फ़ॉल्ट है या मैन्युफैक्चरर का फ़ॉल्ट है, किसका फ़ॉल्ट है, तो फिर वो इस तरह से वो कोर्ट जज करेगी। उसके बाद अगला डीप इसका सब सेक्शन है, कहते हैं वेयर द डिस्प्यूट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टेस्ट प्रोडक्ट्स द कंज्यूमर कोर्ट शैल ऑब्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम कंप्लेनेंट सेंड इट टू द ऑथेंटिक एंड मैन्युफैक्चरर रेफर टू द सैंपल ऑफ द लेबॉरेटरी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। अगर वो इस तरह का प्रोडक्ट है कि उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाना है तो फिर उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाएगी कोर्ट जो है। अच्छा, उसके बाद रेफर टू द सैंपल लेबॉरेटरी विद डायरेक्शन और मेक एनालिसिस टेस्ट, जो टेस्ट करेगी विच एवर मे बी नेसेसरी विद व्यू ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ सच प्रोडक्ट्स सफ़र फ्राम एनी डिफेक्ट एंड टू रिपोर्ट इट फाइंडिंग्स टू द कंज्यूमर कोर्ट विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ रेफरेंस। 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना उसको कोर्ट को जो है ना रिपोर्ट सबमिट करवानी चाहिए पड़ेगी। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं करवाता जो भी लैब टेस्ट जो हो रहे हैं, तो उसको 15 दिन का और टाइम दिया जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद अगला ई पॉइंट है कि द कंज्यूमर कोर्ट में रिक्वायर द क्लेमेंट टू डिपॉजिट टू द क्रेडिट ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट सच फीस एज स्पेसिफाइड द पेमेंट ऑफ द लेबॉरेटरी। जो लेबॉरेटरी में जो क्लेमेंट जो है ना वो पे करेगा फीस, और वो फिर जो है ना ये फ़ीस होगी ना, अगर इसके हक़ में फ़ैसला हो जाता है तो फिर कोर्ट इसको जो है ना डिफेंडेंट से लेके भी देगी ये फ़ीस। उसके बाद सेक्शन 3 कहता है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन द कंज्यूमर कोर्ट शैल हैव द पावर। तो उसके फिर पता है कि जो है ना कंज्यूमर कोर्ट की जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट की जो है ना 1908 की वही पावर है, समन करना, डिस्कवरी, रिसीविंग, इशूइंग और एनी अदर मैटर प्रेस्क्राइब्ड, ये सारा कुछ जो है ना प्रोसीजर वही है जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट का है। कंज्यूमर कोर्ट का भी वही प्रोसीजर है।
उसके बाद जो है ऑर्डर क्या कर सकती है कोर्ट, डिसीजन क्या जब देगी तो क्या क्या ऑर्डर कर सकती है। उसमें यह तो एक ये है कि डिफ़ेक्ट को रिमूव किया जाए, जो भी प्रोडक्ट में डिफ़ेक्ट है इसको रिमूव करके कंज्यूमर को वापस किया जाए, या तो फिर उसको कहेगी टू रिप्लेस प्रोडक्ट्स, इसको नई प्रोडक्ट दे जिसको रिप्लेस करके नई प्रोडक्ट दे दी जाए। टू रिटर्न टू क्लेमेंट प्राइस, उसकी क्लेमेंट की प्राइस उसको जो है ना वापस कर दी जाए। और टू डू सच थिंग्स विच में बी नेसेसरी फॉर एडुकेट प्रॉपर कंप्लाइंस, और या कोई और भी अच्छा एडुकेट प्रॉपर कंप्लाइंस है तो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इसके साथ जो है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के साथ और भी अगर एडुकेट जो है ना प्रॉपर कंप्लाइंस है तो वो दे दी जाएगी। टू पे रीज़नेबल कंपनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस सफर्ड, अगर उसने कोई लॉस सफर्ड किया है तो उसको प्रॉपर रीज़नेबल कंपनसेशन दी जाएगी। उसके बाद है टू अवॉर्ड डैमेजेस, और उसको अवॉर्ड डैमेज किया जाएगा वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पे भी ज़रूरत है तो वहाँ पे उसको डैमेज भी दिया जा सकता है। टू रिकॉल, फिर आगे क्या कहते हैं, टू रिकॉल द प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड ई कॉमर्स, टू कॉन्फिस्केट डिस्ट्रॉय, कॉन्फिस्केट और डिस्ट्रॉय डिफेक्टिव प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट को ज़ाया करने के भी ऑर्डर दे सकती है। बाकी ये फिर जो है ना ये सारे जो है ना इसको दिए जा सकते हैं। टू कॉल प्रोडक्ट डिफेक्टिव और फॉल्टी सर्विस अंटिल अचीव द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, तो उसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को सील भी किया जा सकता है जब तक वो स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल ना करे। ठीक है, अगर कोई लॉयर की फ़ीस है तो वो भी इसमें क्लेम की जा सकती है, मतलब उसने कोई लॉयर को फ़ीस दी हुई है तो लॉयर, ये देखें ना अवार्ड एट कॉस्ट लॉयर फ़ीस, तो लॉयर की फ़ीस जो है ना लीगल प्रोसीडिंग में यूज़ हुई है वो भी उसको दिलाई जाएगी। उसके बाद फिर जो है पेनल्टीज़ क्या क्या दी जा सकती हैं मैन्युफैक्चरर को, वेयर द मैन्युफैक्चरर फेल टू परफॉर्म एनी वे इन्फ्रिंज द लायबिलिटीज़, ये सारे सेक्शन में जो उसने लायबिलिटीज़ में इन्फ्रिंज किया है उसको उसने फुलफिल नहीं किया, तो फिर कोर्ट उसको 2 ईयर्स और फाइन विद फाइन जो है ना उसको सज़ा देगी। और फ़ाइन जो है ना वो 100,000 जो होगा रुपीज़ तक होगा, वो 1 लाख रुपए तक जो है ना वो फ़ाइन होगा। वेयर डिफेंडेंट ऑफ द क्लेमेंट फेल्स टू ओमिट कंप्लाई विद एनी ऑर्डर मेड कंज्यूमर कोड, सच डिफेंडेंट क्लेमेंट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द नॉट लेस दैन 1 मंथ। अगर वो तौहीन अदालत करता है, कोई इसका डिफेंडेंट जो है ना वो नहीं मानता इसका कहना अदालत का, फिर उसको 1 महीने की सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब इसकी अपील जो है, एनी अपील एग्रीड बाय द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट में फाइल इन द लाहौर हाई कोर्ट, 30 दिन के अंदर जो भी एग्रीड पार्टी है 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगी जो डिसीजन कंज्यूमर कोर्ट के डिसीजन से जो है ना खुश नहीं है। और सेक्शन 34 कहता है एवरी ऑर्डर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट इफ़ नो अपील हैज़ बीन रेफर्ड अगेंस्ट सच ऑर्डर अंडर द प्रोविजन शैल बी फाइनल, अगर उसके खिलाफ कोई अपील दर्ज नहीं की जाती तो फिर उसको जो है ना वो फाइनल समझा जाएगा कि उसने दूसरी पार्टी ने उसको मान लिया है। तो अगर ये एक दूसरी पार्टी नहीं मानती तो उसके लिए फिर एग्जीक्यूशन की लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री करें, एग्जीक्यूशन करें उसकी, तो उसके लिए फिर सिंपल जो है ना 32(2) जो है ना वो अप्लाई किया जाएगा। 32(2) जो है ना वो ये कहता है कि उसको अब उसने नहीं किया तो उसको एग्जीक्यूशन डिग्री के लिए जो है ना नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि 32(2) के लिए उसको 1 साल के महीने के लिए 1 महीने के लिए जो है ना उसको और 3 ईयर्स और 3 साल तक जो है ना उसको अंदर रखा जा सकता है। 1 महीने से लेके 3 साल तक सज़ा हो सकती है अगर वो कहना नहीं मानता कोर्ट का। तो ये सारा था जी कंज्यूमर एक्ट। अब उसके बाद हम एक ड्राफ्ट करते हैं कंप्लेंट नंबर वही आएगा, कंप्लेनेंट आएगा, फिर रिस्पोंडेंट आएगा। ये ABC मैंने शॉप नंबर फर्जी नाम लिख दिया और शॉप नंबर लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टफुली विद एड्रेसेस पार्टी के, ठीक है। उसके बाद आपने जितने भी है ना प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। जो भी प्रोडक्ट है, आपकी मोबाइल है, AC है, अब ये मोबाइल था ABC, मैंने मोबाइल लिख दिया, उसका IMEI नंबर ये था, 1 साल की वारंटी थी, 53,000 रुपये का लिया था, और सारी जो है ना कॉपीज़ ऑफ इनवॉइस एंड वारंटी कार्ड अटैच्ड हेयर विद। ये सारा कुछ बताना है कि हमने सारा कुछ साथ अटैच कर दिया। उसके बाद बताना है दैट अंडर द वारंटी यू आर बाउंड टू रिपेयर, आपकी वारंटी के अंदर थी, आप बाउंड थे कि इसको रिपेयर करके दें मोबाइल सेट को। फिर उसके बाद कहता है दैट आफ्टर द 3 months ऑफ परचेजिंग द सेट आइटम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, 3 महीने के अंदर अंदर ही वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, सेट आइटम रिमेन हैंग हो जाता है, शॉर्ट एंड स्लो स्पीड एज वेल एज ड्यूरिंग कॉल ऑफ, और कॉल करते वो बंद हो जाता है। ये मोबाइल है जिसका आप कंप्लेन कर रहे हैं कंप्लेनेंट। आगे है दैट इमीडिएटली
कंप्लेनर विजिटेड टू रिस्पोंडेंट नंबर 1 के पास गया फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सेल और रिमूविंग द अबव सेट फॉल्ट, तो या उसको सेट को रिप्लेस करके दो या फॉल्ट को ठीक करके दो। तो फिर जो है ना उसके बाद कहता है जी कंप्लेनर विजिटेड द कंसर्न के, उसके बाद कहता है जी देयर आफ्टर कंप्लेनर विजिटेड द कंसर्न कंपनी के पास गया एंड फाउंड द फॉल्ट को बताया और द स्टाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 फर्स्ट ही आस्क कंप्लेन, उन्होंने कंप्लेन पूछी एंड विल रिप्लेस 15 दिन का, उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के अंदर आपको रिप्लेस करके दे देंगे। फिर उसके बाद जब डेट फिक्स आई 15 दिन के बाद कंप्लेनेंट अगेन विजिटेड रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 1 के पास गया एज वेल एज रिस्पोंडेंट नंबर द फॉल्ट विल बी रिपेयर्ड अदरवाइज कंपनी विल बाउंड टू एक्सचेंज द सेट, कि आपको ना सेट एक्सचेंज कर देगी या फिर फॉल्ट को रिपेयर कर देगी। उसके बाद जो है फिर एक ऑन 11/6/2022 को कंप्लेनर विजिटेड द रिस्पोंडेंट वन आल्सो रिफ्यूज टू रिपेयर, फिर उसके बाद दोबारा गया, उन्होंने कहा फिर रिफ्यूज़ कर दिया, मोबाइल को रिपेयर करने से भी रिफ्यूज़ कर दिया और उसका रिप्लेसमेंट जो है ना ऑफ द डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल ऑफ द कंप्लेनेंट डिड नॉट पे, और उन्होंने पे भी कोई नहीं किया, रिप्लेसमेंट भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा उसके बाद 9 है दैट द ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट द मोबाइल सेट ऑफ द कंप्लेनेंट फाउंड डिफेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू वारंटी कार्ड the respondent are responsible for the replacement of the same, but the respondents have declined to replace the defects found in mobile set and complainant। तो उन्होंने जो है ना मैन्युफैक्चरर ने और जो रिटेलर जो शॉप था उन्होंने दोनों ने जो है ना इसको अपना रिप्लेस करने से इनकार कर दिया। अब इसमें मैन्युफैक्चरर भी है शामिल, तो इसमें मैन्युफैक्चरर को भी आप पार्टी बना सकते हैं। उसके बाद आई द कंप्लेनेंट रिक्वेस्टेड द रिस्पोंडेंट टू रिप्लेस द सेम इन द पैरा नंबर 3 द रिस्पोंडेंट डिक्लाइनिंग, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया जेन्युइन रिक्वेस्ट को मानने से। उसके बाद है जी अपार्ट फ्रॉम द रिफ्यूज़ल ऑफ द रिस्पोंडेंट हैव डिसरिगार्डेड रिडिकुल कंप्लेनेंट, और कंप्लेनेंट का मजाक भी उड़ाया गया, उसको मेंटल टॉर्चर किया गया, तो शॉक एगोनी एंड फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको, एंड आल्सो मिसबिहेव विद इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टाफ की प्रेजेंस के सामने उसको काफ़ी मिसबिहेव किया गया। और क्लेमर का ये राइट है कि डैमेज क्लेम 5 लाख रुपए जो है ना फॉर ईच अबव, इस अबव एक्ट की खातिर 5 लाख रुपए वो डैमेज क्लेम करना चाहता है, क्योंकि उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। एक तो मेंटल टॉर्चर हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने रिडिकुल किया, मजाक उड़ाया। उसके बाद कहता है द कंप्लेनेंट सर्व्ड अ लीगल नोटिस, उन्होंने लीगल नोटिस किया भेजा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दैट द एक्शन कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द रिस्पोंडेंट ड्यू टू अबव सेट, ये above circumstances and finally when the respondent refused to accede the general request, और उन्होंने इस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया, तो ये कॉज ऑफ एक्शन जो है ना ये कंप्लेनेंट के हक़ में जाता है। ये पार्टी जो है ना लाहौर की रहने वाली हैं और कोर्ट की जज से कर दी गई है। उसके बाद पेयर क्लॉज में जो है ना लिखा है अंडर द अबव सेट मेंशन सर्कमस्टांसेज इट इज़ देयरफॉर मोस्ट स्पेसिफिक पीरियड दैट द कंप्लेनेंट इज इन हैंड may very kindly be accepted by passing an appropriate order may very kindly be passed in favor of the complainant और एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, कंप्लेनेंट के हक़ में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है ना ऑर्डर पास किया जाए, कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए कि मोबाइल को रिप्लेस कर दिया जाए और डायरेक्ट किया जाए कि इस मोबाइल को रिप्लेस कर दिया जाए, और कोई और इसके अलावा जो है अच्छा रिलीफ है तो वो भी कोर्ट दे सकती है। उसके बाद पटिशनर, फिर आगे इसके साइन आ जाएंगे, फिर एडवोकेट हाई कोर्ट आ जाएगा। तो ये जो है ना ये एक कंप्लेंट थी सेक्शन 25 के तहत जो है ना हमने कंज्यूमर एक्ट के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो हमने ड्राफ्ट की है। और इस तरह से ये सारी जो है ना मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने जाना है कोर्ट में, जाना है 15 दिन का लीगल नोटिस देने हैं, कंज्यूमर को डेफिनेशन बताएगी, डैमेजेस क्या हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, फिर अक्सर डिस्क्लोजर हैं, रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। फिर सर्विसेज थी, डिस्क्लोजर थी कि क्या कि उसको डिस्क्लोज़ करना चाहिए अगर कोई नुकसान हो सकता है, और अगर डिफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड की है तो कोई भी जिस किसी से सर्विस ली है आपने वो डिफेक्टिव है तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं और जो है ना वो डैमेज क्लेम कर सकता है, उसको डैमेज क्लेम करने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर ये आपने 18 के तहत जो है ना चिस्मा करनी है, नरखनामा जो है ना जिसको कैटलॉग प्राइस कैटलॉग कहते हैं वो करना है।
उसके बाद रिसीट है कि आपने रिसीट लेनी है। डिस्क्रिप्शन में रिसीट पे जो है ना डेट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, और उसके बाद फिर 25 के तहत जो हम फाइल क्लेम करेंगे। और उसके बाद जो है ना हमने देखा कि प्रोसीजर, फिर हमने देखा उसमें ऑर्डर फिर क्या क्या दे सकती है कोर्ट, ये सारे फिर हमने ऑर्डर देखे क्योंकि क्या क्या ऑर्डर दे सकती है। फिर पेनल्टीज़ देखी जी, 2 साल और फ़ाइन है। अगर वो ऑर्डर कोर्ट नहीं मानती है कोई भी तो उसको 1 महीना या 3 साल तक सज़ा हो सकती है। अपील 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में, और फाइनल ऑर्डर समझा जाएगा अगर कोई अपील जो है ना एफर नहीं की जाती है। एवरी ऑर्डर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट इफ़ नो अपील, अगर कोई अपील जो है ना प्रेफर नहीं की जाती हाई कोर्ट में तो फिर वो जो उसको डिसीजन को फाइनल समझा जाएगा। तो अगर इस डिसीजन को कोई नहीं मानता तो फिर 32(2) के तहत जो है ना उसको फिर सज़ा दी जाएगी। तो उसकी एप्लीकेशन दे दी जाएगी कि साथ इसको 32(2) के तहत जो है ना इसको सज़ा दे दी जाए कि ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने ड्राफ्ट किया सारा। तो ये सारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 बना है, तो ये इसका डिटेल लेक्चर था। तो इसकी जो है मैं वर्ड डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।